हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कोश में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम गांधी जी के बारे में अध्ययन कर रहे थे और गांधी जी के इससे पहले 2 वीडियो और आ चुके हैं। ये गांधी जी की सीरीज में तीसरा वीडियो है। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने गांधी जी का भारत आगमन देखा था और उनके तीनों सत्याग्रह के बारे में अध्ययन किया था। इसके बाद हम गांधी जी का अगला आंदोलन, जो मेन आंदोलन है, वह है असहयोग आंदोलन। लेकिन उस आंदोलन के होने के पीछे उसकी पृष्ठभूमि किस तरह तैयार हुई वो देखेंगे। दोस्तों, असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि के तैयार होने के पीछे कई कारण थे। इसमें जो 4 महत्वपूर्ण असहयोग आंदोलन के जो कारण हो सकते हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन होने के पीछे जो पृष्ठभूमि बनी उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, असहयोग आंदोलन के जो कारण थे उसमें पहला कारण है रॉलेट एक्ट। दूसरा जो इसका कारण है वह है जलियांवाला बाग हत्याकांड। और दोस्तों, इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो कमेटी बनी जांच करने के लिए वह है हंटर कमेटी। ये भी कहीं ना कहीं इसका एक कारण थी। और उसके बाद चौथा कारण था दोस्तों खिलाफत आंदोलन। दोस्तों, ये चारों ही कारण थे जिसके कारण आगे चलकर गांधी जी को भारत में असहयोग आंदोलन करना पड़ा। ये चारों ही वो घटनाएं थी जो असहयोग आंदोलन की जनक बनी। दोस्तों, आपको इनका क्रम भी याद रखना है, कौन सी घटना कब और किसके बाद हुई, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में इन घटनाओं का क्रम भी आ सकता है। दोस्तों, असहयोग आंदोलन के कारणों में पहला कारण था रॉलेट एक्ट। दोस्तों, ये रॉलेट एक्ट अंग्रेजों ने भारतीयों का दमन करने के लिए बनाया था, क्योंकि भारतीयों द्वारा जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी इनको रोकने के लिए अंग्रेजों के पास कोई उपाय नहीं था। जगह जगह क्रांतिकारी संगठन बनते जा रहे थे और जगह जगह भारत में बम फूटना, अंग्रेजों को मारना, इस तरह की घटनाएं आम हो चुकी थी। इन्हीं सब को रोकने के लिए अंग्रेजों ने एक बिल लाया, एक कानून लाया, जो कि रॉलेट एक्ट था। यह एक पब्लिक सेफ्टी बिल था। अंग्रेजों ने इसको क्या बोला? पब्लिक सेफ्टी बिल। ये बिल आगे चलकर पास होगा और यही किसका नाम लेगा? रॉलेट एक्ट का। दोस्तों, इसके अध्यक्ष सिडनी रॉलेट थे। दोस्तों, अंग्रेजों के जो कानून या बिल या जो भी कमेटी बना करती थी उसके अध्यक्ष हमेशा अंग्रेज ही हुआ करते थे। दोस्तों, अंग्रेजों ने भारतीयों को नौकरी भी अगर दी है तो वो लिपिक वर्ग से ज़्यादा नहीं दी है। उन्होंने अंग्रेजों को ही अपने अधिकारी बना के रखा है और भारतीयों को हमेशा निम्न पदों पर ही रखा है, क्योंकि वो जानते थे अगर भारतीय उच्च पदों पर आएंगे तो वह अपने लोगों का भला करेंगे। इसलिए उन्होंने हमेशा भारतीयों को निम्न पदों पर ही रखना उचित समझा। इस बिल का उद्देश्य था विदेश से आने वाले आतंकवादियों को रोकना। दोस्तों, इन्होंने ये कहा लोगों से कि हम विदेश से आने वाले आतंकवादियों को रोकना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, वो जिनको ये विदेशी आतंकवादी बता रहे थे वो विदेशी आतंकवादी नहीं, वो हमारे ही देश के क्रांतिकारी थे, वीर योद्धा थे, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण दिए थे। दोस्तों, ये कैसे रोकेंगे? इन्होंने इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि बनाई? किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार करना, छापा मारना और रेड मारना। दोस्तों, ये जो समय था, इस समय पर भारत में कई क्रांतिकारी संगठन चल रहे थे। जो सिर्फ एक स्कूल हुआ करते थे वो स्कूल ना होकर, जो एक कॉलेज हुआ करते थे वो एक कॉलेज ना होकर, वह क्रांतिकारी गतिविधियों के केंद्र थे। वहाँ पर कई क्रांतिकारी गतिविधियाँ की जाती थी, जैसे वहाँ पर बम बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता था, अंग्रेजों को हमें कैसे मारना है इसका प्रशिक्षण दिया जाता था। इस तरह की, इसी का उदाहरण था राजस्थान में विद्या प्रसारणी सभा। तो इस तरह की कई संगठन थे जो भारत में चल रहे थे। अंग्रेज इससे लगातार परेशान थे, इसीलिए उन्होंने एक ऐसा कानून लाया जिससे हम भारतीय क्रांतिकारियों का दमन कर सकें। तो इसके लिए रॉलेट एक्ट पहला कदम था। तो दोस्तों, इसके तहत क्या किया जाता था? जिस भी व्यक्ति पर उन्हें सिर्फ संदेह होता था उसी को वह गिरफ्तार कर लेते थे। उनको यह संदेह हुआ कि इस बिल्डिंग में कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही है तो उस पर छापा मार देंगे संदेह के आधार पर ही। तो दोस्तों, ये चीज़ भारतीयों को रास नहीं आई और आनी भी नहीं थी। तो इस कानून के तहत न वकील कर सकते थे, न दलील होती थी, न ही अपील होती थी। जिसको पकड़ा जाएगा वो न वकील कर सकता है, न अपनी तरफ से कोई बात कह सकता है,
ना ही कोई अपील कर सकता है। मतलब अंग्रेजों को जो लगा कि ये क्रांतिकारी है, ये उनकी नजर में आतंकवादी हो गया, उसी को वो उठाएंगे, पकड़ेंगे और मारना स्टार्ट कर देंगे, जेल में डाल देंगे। लेकिन हम उसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं कह सकते थे। तो दोस्तों, इस कानून को गांधी जी ने क्या कहा? काला कानून। ऐसे कानून को गांधी जी ने कहा कि ये तो काला कानून है और इसकी घोर बुराई की। इसके खिलाफ गांधी जी ने अखिल भारतीय रोलेट सत्याग्रह करने का ऐलान किया। तो दोस्तों, गांधी जी के पास एक ही हथियार हुआ करता था, सत्याग्रह करना। तो वो इसके लिए भी क्या करेंगे? अखिल भारतीय रोलेट सत्याग्रह करने का निश्चय करेंगे और एक डेट डिसाइड करेंगे, 30 मार्च 1919। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि यहाँ पर कांग्रेस इसके पीछे इनके ऊपर दबाव बनाएगी और कहेगी कि इस 30 मार्च 1919 को आप आगे बढ़ाकर क्या कर दो, 6 अप्रैल 1919, क्योंकि वह कहेगी कि हम अंग्रेजों से बात करेंगे और वो अपना इस कानून को वापस लेंगे या इसमें कुछ ना कुछ हमें रियायत करेंगे। तो इसलिए गांधी जी को जब कांग्रेस के द्वारा दबाव बनाया जाता है तो वो क्या करेंगे, इसकी डेट आगे बढ़ा देंगे। और यहीं पर वह सबसे पहली बार रोलेट एक्ट के लिए वह हड़ताल शब्द का पहली बार प्रयोग करेंगे। गांधी जी इस समय बंबई में थे। कांग्रेस पार्टी व अंग्रेजों के दबाव में आकर उन्होंने अखिल भारतीय रोलेट सत्याग्रह की तारीख को 6 अप्रैल 1919 कर दी। परंतु अब बताओ आप, ये इसकी डेट को लास्ट में आके आगे बढ़ाते हैं 6 अप्रैल, तो क्या जनता तक ये बात पहुंच पाएगी? नहीं, क्योंकि उस समय कोई भी जनता तक बात पहुंचाने का इतना जल्दी कोई साधन नहीं हुआ करता था, क्योंकि ऐसी बातों को अंग्रेज खुद भी बैन कर दिया करते थे जो बात उनकी खिलाफ हो और जनता तक पहुंचे। तो जनता तक यह बात नहीं पहुंची और यह आंदोलन 30 मार्च 1919, जो कि पहले का तय समय था, उसी पर क्या हो गया दोस्तों, शुरू हो गया। दिल्ली और पंजाब में हिंसात्मक घटनाएं हुई। इसका प्रमुख केंद्र रहे दिल्ली और पंजाब। गांधी जी के पंजाब प्रवेश पर रोक लगा दी गई। अंग्रेजों को पता था कि अगर गांधी जी यहां आएंगे तो ये आंदोलन और भड़क सकता है, इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, गांधी जी के पंजाब पे प्रवेश पर रोक लगा दी और जो वहां के स्थानीय नेता थे उनको भी गिरफ्तार कर लेगी। और गांधी जी को जब पंजाब आने की कोशिश की गांधी जी ने, तो गांधी जी को दिल्ली के पास पलवल, जो कि हरियाणा में आता है, वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया और वापस उनको बंबई लाकर छोड़ दिया गया। कुल मिला के गांधी जी को पंजाब नहीं जाने दिया गया। इसके बाद दोस्तों, अगला जो कारण है इसका, जलियांवाला बाग हत्याकांड रहा। एक कारण था रोलेट एक्ट, दूसरा कारण अब हम पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों, ये तो सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा फेमस कांड है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये कहाँ होता है दोस्तों? पंजाब में। और पंजाब के किस शहर में? अमृतसर शहर में। दोस्तों, 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के स्थानीय नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल गौतम को गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, जब पंजाब और दिल्ली इसके मुख्य केंद्र है, उनमें भी मेन रहा पंजाब, तो पंजाब के स्थानीय नेता थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल गौतम। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जनता पहले ही बहुत ज्यादा भड़क चुकी थी और इनको गिरफ्तार करने के बाद और ज्यादा भड़क गई। और इनको दोस्तों हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला एक स्थान है, वहां पर नजरबंद कर दिया गया, जिसका जनता ने विद्रोह किया और जनता में बहुत ज्यादा क्या था, आक्रोश था। इसके बाद दोस्तों 13 अप्रैल 1919 तारीख आती है। इस दिन दोस्तों अमृतसर शहर में लोग बैसाखी के दिन बैसाखी का पर्व को मनाने के लिए जलियांवाला बाग नामक स्थान पर एकत्रित होते हैं। दोस्तों, 9 अप्रैल को सैफुद्दीन किचलू को और एक और स्थानीय नेता को वहां पर गिरफ्तार किया गया। उसके बाद 13 अप्रैल जो डेट आती है, बैसाखी का पर्व आ चुका होता है और बैसाखी का पर्व मनाने के लिए अमृतसर शहर में लोग जलियांवाला बाग एक जगह वहां पर इकट्ठे होते हैं। और दोस्तों, इस जलियांवाला बाग के अंदर एक सभा इकट्ठी होती है, लोग बातें कर रहे होते हैं। उसी बीच यहाँ के जो अंग्रेज होते हैं उनको पता लगता है कि लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, तो एक अंग्रेज अधिकारी है जनरल डायर, उसके नेतृत्व में सुबह सुबह यहाँ पर आकर पूरे बाग को चारों ओर से घेर लिया जाता है और जो लोग निहत्थे थे, अपनी बातों में मग्न थे, उन पर बहुत
गोलियां चलाई जाती है। लगभग 1600 राउंड फायर किए जाते हैं और 500 से अधिक लोग यहां पर मारे जाते हैं। क्योंकि इस बाग में एक तरफ से ही आने और जाने का रास्ता था, लोगों को एकदम भागने का मौका भी नहीं मिलता है, और अगर भागते भी हैं तो रास्ता एक ही था, तो एक साथ इतने लोग नहीं निकल पाते हैं। तो 500 से ज्यादा लोग यहां पर मारे जाते हैं और 1600 से ज्यादा यहां पर राउंड फायर किए जाते हैं। आज भी दोस्तों इस जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा चलाई गई गोलियों के निशान मौजूद हैं। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इस हत्याकांड के बाद इसकी पूरे ही भारतवर्ष में घोर बहुत ज्यादा इसकी निंदा की जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा देते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, और शंकर नायर इसके विरोध में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे देते हैं। ये जो शंकर नायर थे, ये गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में सदस्य थे और ये वहां से इस्तीफा दे देते हैं। इसके अलावा और भी कई भारतीयों ने जो अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त उनको उपाधियां थी उनको वापस लौटाते हैं। पूरे देश में इसकी घोर निंदा की जाती है। इसके बाद दोस्तों गांधी जी को भी बहुत बुरा लगता है यहाँ पर, वो भी इसकी घोर निंदा करते हैं और वो यहाँ पर अंग्रेजों से कहते हैं कि आप इसके लिए एक कमेटी बनाओ। दोस्तों ये जलियांवाला बाग है दोस्तों कि जलियांवाला बाग के अंदर गोलियों के निशान आज भी दीवारों पे मौजूद हैं। और दोस्तों इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी अंग्रेजों द्वारा। वो कमेटी कहलाएगी हंटर कमेटी। भारतीयों द्वारा इसकी घोर निंदा की जाती है और वह लगातार अपनी मांग रखते हैं। फिर कांग्रेस पार्टी उनकी मांग को प्रमुखता से रखती है और अंग्रेजों को उसको सुनना पड़ता है, लेकिन अंग्रेज जनरल डायर के कार्य से खुश थे। फिर भी वो उसके लिए एक कमेटी बनाएंगे और उसी कमेटी को हंटर कमेटी के नाम से जाना जाएगा। तो इसके बाद हम तीसरा पढ़ेंगे हंटर कमेटी। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए अंग्रेजों द्वारा एक कमेटी बनाई गई, उसका नाम था हंटर कमेटी। इसमें अंग्रेज सरकार ने अंग्रेज अधिकारी हंटर के नेतृत्व में हंटर कमेटी बनाई, जिसमें 8 सदस्य थे। दोस्तों इन 8 सदस्यों में से 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। आपको 5 अंग्रेज के तो नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो याद रखने की जरूरत नहीं है, पर इन 3 भारतीयों के नाम आपको याद रखने हैं, चिमनलाल, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। दोस्तों हंटर कमेटी का संबंध जलियांवाला बाग हत्याकांड से था और हंटर कमीशन इसके जैसा ही एक नाम और भी आएगा, उसका संबंध शिक्षा से था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है हंटर कमेटी और हंटर कमीशन में। इसके बाद दोस्तों इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के तहत मार्च 1920 में हंटर कमेटी ने जनरल डायर को क्लीन चिट दे दी। अपनी रिपोर्ट में इसने क्या किया, जनरल डायर को क्लीन चिट दे दी, क्योंकि दोस्तों जनरल डायर ने जो भी काम किया था वो कहीं ना कहीं अंग्रेज अधिकारियों के आदेश पर ही किया था और अंग्रेज अधिकारी उसके इस काम से खुश थे। इससे पहले ही सरकार ने दोषी को बचाने हेतु इंडिमेनिटी बिल पास किया। ये एक बिल है जिसके थ्रू इन्होंने क्या किया दोस्तों, जनरल डायर को बचाने का प्रयास किया। इस बिल के तहत इन्होंने जनरल डायर को आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग करने की वजह से सेवा से हटा दिया। ओनली इन्होंने उसको सेवा से हटाया और जिस पद पे था उस पद से हटाकर दूसरा पद दे दिया। इसके अलावा इंग्लैंड जाने पर डायर का भव्य स्वागत किया। उसको भारत से उसकी सेवा समाप्त कर उसको वापस कहाँ बुला लिया, इंग्लैंड, और इंग्लैंड में उसका भव्य स्वागत किया गया और इसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, वहां जाने पर इसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। आपको याद रखना है डायर को बचाने के लिए इंडेमनिटी बिल लाया गया था और डायर को इंग्लैंड जाने पर क्या कहा गया, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। इसके बाद दोस्तों तहकीकात समिति, यह तहकीकात समिति भारतीयों द्वारा बनाई गई क्योंकि भारतीय अंग्रेजों द्वारा की गई जांच से सहमत नहीं थे। गांधी जी बिल्कुल भी सहमत नहीं थे और भी कांग्रेस पार्टी भी इससे सहमत नहीं थी। तो इन्होंने अपनी मांग रखी लेकिन इनकी मांग को ठुकरा दिया गया। फिर इन्होंने अपने ही स्तर पर एक समिति बनाई, उसका नाम था तहकीकात समिति। ये समिति भारतीयों द्वारा बनाई गई थी। इसमें नेतृत्व करता थे मदन मोहन मालवीय।
ये इसके सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, CR दास, अब्बास तैयब जी और पुपुल जयकर। ये इसके सदस्य थे। दोस्तों समिति ने रिजल्ट निकाला, डायर दोषी है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई होती भी कैसे, क्योंकि जब अंग्रेज अधिकारी कार्रवाई करना चाहते ही नहीं थे, उन्होंने जांच की, उसमें क्लीन चिट दे दी, तो इनकी भारतीयों की बात को वो कैसे मान लेती, इनकी द्वारा गठित समिति के रिजल्ट पर वो कैसे उस पर कोई कार्रवाई कर देती। तो दोस्तों तहकीकात समिति का भी कोई डिसीजन नहीं हो। इसके बाद दोस्तों खिलाफत आंदोलन का हल क्या निकला। ये आंदोलन करते रहते हैं, लगभग 1920 से लेकर 1924 तक ये आंदोलन चलेगा। इसका दोस्तों क्या निकलेगा हल। खिलाफत आंदोलन का हल तुर्की ने स्वयं निकाल लिया। नवंबर 1922 में मुस्तफ़ा कमला पाशा के नेतृत्व में क्रांति होती है। दोस्तों ये वहाँ के एक क्रांतिकारी थे और इनके नेतृत्व में वहाँ पर क्रांति होगी 1922 में। 24 तक ये क्रांति चलेगी। 3 मार्च 1924 को एक डिसीजन आएगा कि खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया गया। दोस्तों 3 मार्च 1924 को खलीफा का पद समाप्त कर दिया। उसके बाद तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया। दोस्तों ये मुस्तफ़ा कमला पाशा वहाँ पे आगे चल के राष्ट्रपति या वहीं के नेता बनते हैं बड़े। उसके बाद ये वहाँ पर काफ़ी वो काम करवाते हैं, उसको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भी इन्हीं के द्वारा घोषित करवाया गया। और आगे चलकर मॉडर्न तुर्की का जो नियम दिया गया वो भी इन्हीं के द्वारा दिया गया। तुर्की को मॉडर्न बनाने का काम भी किसी ने किया, मुस्तफ़ा कमला पाशा, आधुनिक बनाने का कार्य। इसके बाद दोस्तों मित्र राष्ट्रों से भी संधि कर ली गई। परिणाम क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन भारत में भी क्या हो गया, समाप्त। जब तुर्की में ही समाप्त हो गया तो भारत में तो समाप्त हो ही था। इसके बाद दोस्तों इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन सितंबर 1919 में हुआ था। खिलाफत दिवस 31 अगस्त 1920 में मनाया गया भारत में। जिन्ना द्वारा खिलाफत आंदोलन का विरोध किया गया। दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना जो कि पाकिस्तान की मांग रखेंगे और 2 राष्ट्र की थ्योरी को, द्विनेशन थ्योरी जिसे बोलते हैं, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत कौन रखेंगे, जिन्ना। ये वही जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान की मांग रखेंगे। तो दोस्तों इन्होंने खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था। और खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि क्या है, सीमांत गांधी जिनकी उपाधि है, इन्होंने क्या किया था, खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। दोस्तों ये फैक्ट ऐसे के ऐसे ही पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, इसलिए मैं इनको यहाँ लेकर आया हूँ महत्वपूर्ण तथ्यों में, आपको ये याद रखने हैं। ओके, खिलाफत दिवस 31 अगस्त 1900। दोस्तों अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।